आज की कहानी है पहचान। लेखक हैं सुभाष डेविड। सुबह नींद टूटी तो सिर में हल्का हल्का दर्द था और आंखें बोझिल हो रही थीं। यह कोई अजीब बात नहीं थी क्योंकि पिछली रात मेरे दोस्त विलियम के घर पार्टी थी और बहुत रात तक शराब तथा नाच आदि के दौर चलते रहे थे। जब मैं घर लौटा तो रात आधी से अधिक बीत चुकी थी। इच्छा हुई लेटा रहूं और ऑफिस से छुट्टी लेकर आराम करूं, लेकिन वर्ष का अंत था। बहुत सारे काम पड़े हुए थे जिनको निपटाना आवश्यक था। अतः अंगड़ाई लेते हुए उठ बैठा और यह याद कर कि गर्म कॉफ़ी से सिर का भारीपन दूर हो जाता है, मैंने अपनी पत्नी को आवाज़ दी, एलिस, ज़रा एक कप कॉफ़ी देना तो, सिर भारी भारी सा लग रहा है। बिस्तर पर बैठे बैठे ही कॉफ़ी का इंतज़ार करने के साथ अखबार पढ़ने लगा। उस दिन या तो कोई नया समाचार नहीं था या समाचारों में मेरा मन न लगा। मैं जल्दी ही बोर हो गया और बैठे बैठे उंगलियां चटकाने लगा। जब इससे भी दिल भर उठा तो उठकर कमरे में चहलकदमी करने लगा, लेकिन जब 10 मिनट बाद भी कॉफ़ी नहीं आई तो मेरा धीरज जाता रहा और मैं चीख पड़ा, घर के सभी लोग मर गए हैं या बहरे हो गए हैं। तुरंत ही कमरे के दरवाजे पर एलिस दिखाई दी। क्या बात है डियर, सुबह सुबह क्यों अपना मूड ख़राब कर रहे हो? घंटे भर से कॉफ़ी के लिए चिल्ला रहा हूँ और कोई सुन ही नहीं रहा है। ऊपर से कहती हो क्यों मूड ख़राब कर रहे हो। एलिस के होठों पर मुस्कुराहट दौड़ पड़ी। तुम्हें जगे अभी 10 मिनट भी नहीं हुए और तुम घंटे भर से चिल्ला रहे हो, वाह। और वह हंसती हुई रसोई घर में घुस गई। मैं इस अपमान से तिलमिला उठा। मुझे एलिस पर बड़ा क्रोध आया। यह एक दिन की बात नहीं थी। मेरे प्रति उसका व्यवहार सदा ही उदासीन और विरक्त रहा है। वह मेरी ज़रा भी परवाह नहीं करती। मुझे सहारा देने के बदले मुझ पर हंसती है और हर बात का जवाब ऐसे देती है मानो सारा दोष मेरा ही है। मैं क्रोध के घूंट पीकर रह गया। यह सच है कि मैं स्वयं एलिस को अपने हृदय में स्थान नहीं दे पाया हूँ, लेकिन इसके लिए दोषी मैं कदापि नहीं। उसका व्यवहार मेरे साथ रूखा सा है और यदि अच्छा भी होता तो मोना के बाद किसी और को अपने हृदय में बिठा सकना मेरे लिए असंभव था। एलिस का क्या यह दोष कम है कि उसने मेरे जीवन में वही स्थान ले रखा है जिसे मैंने वर्षों से मोना के लिए संजो कर रखा हुआ था। मेरी आंखों के सामने मोना का चेहरा नाचने लगा। कितनी अच्छी लड़की थी वह। बोलती थी तो लगता था कि अमृत बरसा रही है और सुंदर भी बहुत थी वह। बड़ी बड़ी काली आंखें उसके गोल चेहरे पर अत्यंत आकर्षक लगती थीं। उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वह हमेशा सबकी सहायता के लिए तत्पर रहती थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मैं उससे प्रेम करने लगा था। मोना का घर मेरे पड़ोस में ही था, इसलिए रोज़ ही हमारा सामना हो जाता था। बचपन में तो हम साथ ही खेलते और पढ़ते थे। मैं पढ़ने में तेज था, लेकिन उसके लिए पढ़ाई सिरदर्द थी। प्रश्नों का उत्तर पूछने वह अक्सर मेरे पास पहुंच जाती थी। तभी से मेरे मन में उसके प्रति प्रेम का अंकुर फूटने लगा था और मैंने मोना से शादी कर उसे जीवन भर के लिए अपना बना लेने का संकल्प कर लिया। सपनों की दुनिया में खोया मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था जब मैं अपनी पढ़ाई समाप्त कर कहीं नौकरी करने लगता। मुझे विश्वास था तब इस शादी में किसी को भी कोई ऐतराज़ नहीं होगा, मोना को भी नहीं। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने दिल की बातों को होठों तक ला पाता, अचानक मैंने सुना कि मेरे ही सहपाठी फ्रांसिस के साथ उसकी शादी हो गई। मेरे दिल को गहरा धक्का लगा, पर मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। मुझे विश्वास था कि इसमें मोना का कोई दोष नहीं था। भोली भाली मोना को गुमराह करने वाला फ्रांसिस था, जो सदा मुझसे आगे निकलने की होड़ लगाए रहता था। वह हमारे स्कूल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी था ही और पढ़ने में भी बुरा नहीं था। साथ ही वह बहुत खूबसूरत भी था। स्कूल में यदि कोई मुझसे अव्वल रहा तो वह सिर्फ फ्रांसिस ही। इस बार फिर से मैं उससे हार गया था। थोड़े दिनों बाद मम्मी और डैडी ने एलिस को मेरे गले बांध दिया। यद्यपि मैं विवाह करना नहीं चाहता था और अब 3 वर्षों से मैं उसका बोझ ढो रहा हूँ। एलिस जब कॉफ़ी का प्याला लेकर पहुंची तो मन हुआ कि प्याला उठाकर फेंक दूं, लेकिन मैं चुपचाप कॉफ़ी गटक गया और दफ्तर के लिए तैयार होने चला गया। कोई आपसे मिलना चाहता है साहब, चपरासी ने एक चिट मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा। अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ और मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैं फिर फाइलों में उलझ गया। लेकिन साहब, वह कहता है कि बहुत ज़रूरी काम है। वह आपके साथ स्कूल में पढ़ता था, चपरासी ने सिफारिश की। साथ पढ़ता था? मैं चौंका। फिर सोचने लगा कि कौन हो सकता है। बचपन के दोस्तों में अब याद करने वाले बहुत ही कम बचे हैं और उनमें से किसी की भी यहाँ आने की संभावना नहीं है। मुझे चुप देखकर चपरासी ने चिट मेरी ओर बढ़ा दी।
मैंने कागज़ उठाकर देखा। लिखा था जे फ्रांसिस। जे फ्रांसिस यानी मेरा सहपाठी। कौन हो सकता है? कहीं वही तो नहीं जिसने मोना को... लेकिन वह यहाँ क्यों आया? अब क्या चाहिए उसे? अचानक चपरासी की आवाज़ सुनाई दी। तो उसे भेज दूँ साहब? मैंने पहले उसकी ओर देखा, फिर मेज पर पड़े कागज़ के ढेर की ओर। अंत में कुछ सोचकर मैंने कहा, ठीक है, भेज दो। मैं समझ नहीं पा रहा था कि फ्रांसिस क्यों मेरे पास आया है। यहाँ सभी कुछ पाने के लिए ही आते हैं, क्योंकि मैं यहाँ का ब्रांच मैनेजर हूँ। लेकिन फ्रांसिस को किस चीज़ की आवश्यकता है? मैं उसे क्या दे सकता हूँ? वह तो सदा मुझसे आगे रहा है हर क्षेत्र में। स्कूल में हम दोनों साथ थे। मैं अच्छा था तो वह बहुत अच्छा था। मैं पढ़ने में होशियार था तो वह पढ़ाई के साथ खेलकूद आदि में भी तेज था। सभी उसकी तारीफ़ करते थे, यहाँ तक कि मोना ने भी। तो मैं सोचता रहा। उसे देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या यही फ्रांसिस है? उसका गठा हुआ शरीर सूखकर कांटा हो रहा था। हड्डियाँ उभर आई थीं, मानो वर्षों की बीमारी से उठा हो। पहले तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पहचाना नहीं? मैं हूँ फ्रांसिस, तुम्हारा सहपाठी, उसने हाथ मिलाते हुए कहा। यह क्या हालत बना रखी है तुमने? पहचानने के लिए मैंने सफाई पेश की। अपनी अपनी किस्मत है फिलिप, उसने आह भरते हुए कहा। उसके मुंह से किस्मत का रोना सुनकर मैं हंस पड़ा। तुम्हें किस बात की तकलीफ़ है? तुम्हारा भाग्य तो हमेशा चमकता रहा है। विदेशी फर्म में फोरमैन की नौकरी है और मोना जैसी पत्नी। अब और क्या चाहिए तुम्हें? यही तो दुख है, उसने मुस्कुराने की चेष्टा की। प्राइवेट फर्म की नौकरी और मोना जैसी पत्नी, ये दो साथ नहीं चल सकते। क्या मतलब? मैंने वहाँ की नौकरी छोड़ दी। क्यों? मेरा आश्चर्य बढ़ता ही जा रहा था। वह बड़ा योग्य समझा जाता था और स्कूल में सभी को विश्वास था कि वह कुछ कर दिखाएगा। दोष मेरा ही था। एक आह के साथ उसने पीठ कुर्सी पर टिका दी। मैंने कांच को हीरा समझा था, पर कांच तो कांच ही होता है। मोना देखने में जितनी सुंदर है, भीतर से उतनी ही चुड़ैल है। उसे अपने रंग रूप पर बहुत घमंड है। मेरा सारा वेतन उसके साज श्रृंगार में ही चला जाता है। अपने आगे दूसरों को वह कुछ भी नहीं समझती। सबसे झगड़ती रहती है। वहाँ तो जीना हराम कर दिया था उसने। हार कर मैंने काम छोड़ दिया और अब यहाँ आ गया हूँ। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मोना ऐसी हो सकती है। ये सब झूठ है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने कहा। जीने के लिए 2 जून रोटी चाहिए। यहाँ तुम्हारी कंपनी है, बहुतों से पहचान है, चाहो तो बड़ी आसानी से कोई छोटा मोटा काम दिला सकते हो। वह गिड़गिड़ाने लगा। मेरे दिमाग में तूफान उठ रहा था। क्या यह सब सच हो सकता है? मैंने पूछा। मोना कहाँ है? कंपनी के एक अमेरिकी अफसर के साथ अमेरिका चली गई। यहाँ की छोटी आमदनी में उसका गुजारा नहीं हो सकता था, उसने बताया। कुछ देर मैं जड़वत बैठा रहा। फिर फ्रांसिस का ख्याल आया। मैं बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कोशिश करूँगा। अगले हफ्ते मुझसे मिलना, अभी मैं कुछ व्यस्त हूँ। और मैं फाइलों में उलझकर अपनी व्यस्तता दिखाने लगा। वह चुपचाप उठकर चला गया। मेरा मस्तिष्क चक्कर काटता रहा। मैं यही सोचता रहा, क्या यह सब सच है? अचानक मेरे दिमाग में एक विचार कौंधा कि यदि मोना सच में ऐसी औरत है तो मैं कितनी बड़ी दुर्घटना से बच गया। लिस के प्रति अपने दुर्व्यवहार पर मुझे बड़ा खेद हुआ। शादी के समय लोगों ने मुझे बधाई दी थी। बड़े भाग्यवान हो, बड़ी सुशील और समझदार पत्नी मिली है। और यह अक्षरशः सत्य था। उसने भरसक मेरी सेवा की, घर को बड़ी कुशलता से संभाला और मेरे रूखे व्यवहार पर भी शिकायत का कभी एक शब्द भी नहीं कहा। मैं तो कांच की नकली चमक से दूर से ही चकाचौंध हो रहा था और अपने ही घर के हीरे को पहचान नहीं पाया था। उस दिन मुझे जल्दी ही वापस आया देखकर एलिस को आश्चर्य हुआ। उस समय वह अस्त व्यस्त हुई घर की सफाई कर रही थी। मैंने उसे बाहों में भर लिया। डार्लिंग, जल्दी तैयार हो जाओ, आज हम लोग फिल्म देखने चलेंगे। क्या हो गया है तुम्हें? उसने अविश्वास से कहा। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने अपने हीरे को पहचान लिया है। जाओ जल्दी करो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। और एलिस हैरान होकर कुछ देर देखने के बाद तैयार होने चली गई। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।